तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया। तो हमने देखा कि सबसे मेन रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन वी हैव टू डिस्कस एलिमिनेशन, देन रिएक्शन विद मेटल एंड सम ऑक्सिलरी रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है दैट कैन बी कैरीड आउट बाय टू मैनर, दैट इज बाय SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? तो कल हमने डिस्कस किया SN1 मैकेनिज्म, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? वी डिस्कस्ड यूनिमोलिकुलर, वेट फॉर 1 सेकंड। तो कल के लेक्चर में हमने देखा SN1 रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एंड वी आल्सो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दैट। क्लियर? तो मैकेनिज्म याद हो गया होगा सभी को। सबसे पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और यदि वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, इफ देयर इज चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, देन इट विल रीअरेंज टू फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। देन इन सेकंड स्टेप इट विल गिव अस प्रोडक्ट। स्टेप 1 स्लोवेस्ट रिएक्शन होता है, इसीलिए हम उसको आर्डुअस स्टेप कहते हैं, व्हाइल द स्टेप 2 इज फास्टर। क्लियर? इसके बाद बेटा हमने कुछ क्वेश्चन रिएक्टिविटी के डिस्कस किए कि जो एल्काइल हैलाइड जो है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, इजंट इट? तो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे और 1 डिग्री आर द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि जो एलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स होती है, these are highly reactive towards SN1, क्योंकि एलाइल और बेंजाइल में जो कार्बोकेटाइन बनता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्लियर? तो एक और नोट लिखेंगे बेटा SN1 में, कंटिन्यू राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। following compound will never give SN1 reaction. Following compound will never give SN1 reaction. ये कंपाउंड कभी भी SN1 नहीं देंगे। क्लियर? कौन कौन से कंपाउंड है? सबसे पहला CH3X, मतलब 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दूसरा, यदि ब्रिज हेड कार्बन पे हैलोजन हुआ, ब्रिज हेड कार्बन पे हैलोजन हुआ, लाइक दैट, यहाँ पे हैलोजन हुआ। नेक्स्ट, विनाइल हैलाइड, यदि कोई विनाइल हैलाइड है ये भी SN1 नहीं देगा। या फिर हम बात करें एराइल हैलाइड की, बेंजीन रिंग पे यदि हैलोजन लगा है तो ये भी SN1 नहीं देगा। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं देगा, ब्रिज हेड पे हैलोजन हुआ तो भी नहीं मिलेगी, विनाइल हैलाइड हुआ, विनाइल हैलाइड भी SN1 नहीं देगा, और एराइल हैलाइड भी SN1 नहीं देगा। तो बेटा इनकी रीजन आप बता सकते हैं, एनीवन? फर्स्ट वन, देखो ये क्यों नहीं देता, इसका रीजन, सभी के रीजन लिखेंगे, राइट डाउन रीजन। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 क्यों नहीं देगा, एनीवन? इट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, क्योंकि 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो लीस्ट स्टेबल होता है, इजंट इट? तो यही रीजन है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जनरली SN1 या तो नहीं देते, गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल नहीं देते या नहीं के बराबर देते। तो 1 डिग्री डू नॉट रेस्पॉन्ड टू SN1 बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, अनस्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि SN1 के पहले ही स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, यदि स्टेबल हुआ तो रिएक्शन फास्ट होगी और अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। तो 1 डिग्री क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं। अच्छा, इस ब्रिज हेड का रीजन क्या होगा? इसमें भी कार्बोकेटाइन बनेगा। कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है? जहां से हैलोजन निकलता है, इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, लाइक दैट। अच्छा बताओ, क्या इस ब्रिज हेड कार्बन पे क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है, एनीवन?
we discuss the stability of this bridgehead carbon. इस bridgehead से ना तो कोई फ्री रेडिकल आ सकता है, पॉजिटिव भी नहीं आ सकता, और ना ही इससे मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल है। इस ब्रिजहेड कार्बन पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। यदि ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो इट इज हाईली अनस्टेबल। दिस इज हाईली अनस्टेबल। याद करो, ये हमने ब्रेडिट रूल में डिस्कस किया था। वी डिस्कस वन रूल इन जीओसी, दैट इज ब्रेडिट रूल। ब्रेडिट रूल में क्या बताया जाता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे ना तो पॉजिटिव आएगा, ना डबल बॉन्ड आएगा, ना ही इससे फ्री रेडिकल एग्जिस्ट करेगा। तो देखो SN1 मैकेनिज्म में ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, इसलिए ब्रिजहेड वाले SN1 नहीं देते। अब विनाइल और एलाइल की बात करें, विनाइल और एराइल की बात करें, ध्यान से समझना कि बेटा ये जो विनाइल हैलाइड है, इसमें हैलोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। हैलोजन का लोन पेयर क्या है? कॉन्जुगेशन में। ये यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड एंड दिस इज हैलोजन पे प्लस चार्ज, लाइक दैट। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है उसका रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? लेट सपोज एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके इस हैलोजन को अलग करेगा। तो ये बॉन्ड क्या होना चाहिए बेटा? ये बॉन्ड वीक होना चाहिए, कार्बन हैलोजन बॉन्ड वीक होना चाहिए। बट विनाइल हैलाइड में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके इस हैलोजन को अलग नहीं कर पाएगा। गॉट इट? तो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा? देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? लाइक दैट। तो एक बार डबल बॉन्ड हैलोजन के पास होगा, एक बार डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होगा। इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और इस हैलोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, लाइक दैट। तो इसका आप रीजन लिख लें, राइट डाउन। विनाइल हैलाइड do not respond to vinyl halide do not respond to SN1 reaction. Vinyl halide do not respond to SN1 reaction because of partial double bond character, because of partial double bond character due to resonance, because of partial double bond character due to resonance. क्लियर? यही बात एराइल पे लागू होगी। एराइल हैलाइड में भी रेजोनेंस हो रहा है, देखें एराइल हैलाइड में भी रेजोनेंस होगा, लाइक दैट। ये हैलोजन के 3 लोन पेयर, एक बार लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या बना? ध्यान से देखें, अगला स्ट्रक्चर इस पे नेगेटिव, हैलोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, एक तो पहले ही था, एक और बन गया। अच्छा बताओ हैलोजन पे क्या चार्ज होगा? हैलोजन पे क्या चार्ज होगा? एक्स पे क्या चार्ज होगा? उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इलेक्ट्रॉन हैलोजन का गया है, दैट मीन्स हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली इट शुड बी पॉजिटिव, लाइक दैट। तो क्या यहाँ पे भी कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया? बिल्कुल, पहले सिंगल बॉन्ड था, दिस वाज आवर एक्सपेक्टेशन, बट जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इस डबल बॉन्ड के कारण ये बॉन्ड टूटना, ये बॉन्ड ब्रेक होना इम्पॉसिबल हो गया। इसीलिए एराइल हैलाइड जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। इनफैक्ट जब हम अगला मैकेनिज्म देखेंगे SN2, ये दोनों SN2 भी नहीं देते, क्योंकि फिर से वही बात होगी कि रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ गया, इजंट इट? तो इसका रीजन भी लिखते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस partial double bond character is acquired. तो रेजोनेंस के कारण क्या होगा बेटा? कार्बन और हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक होना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था तब तक तो ये ब्रेक हो जाता, बट जैसे ही डबल बॉन्ड बना अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हैलोजन को अलग नहीं कर पाएगा।
क्लियर? तो ये चारों वीआईपी एग्जांपल हैं। तो यदि आपको पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग विल रेस्पॉन्ड नॉट रेस्पॉन्ड टू SN1, तो इन चारों में से एक ना एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो एक तो हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया ब्रिज हेड पे हैलोजन, क्योंकि ब्रिज हेड पे प्लस प्लस अनस्टेबल होता है इसलिए ये तो नहीं करेगा। तीसरा हो गया बेटा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या हो रहा है, ये हैलोजन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। और चौथा हो गया एराइल हैलाइड, और इसमें भी हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड आउट। गॉट इट? दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट रिएक्शन जो दूसरा तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा, दैट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SN2 रिएक्शन। देखें व्हाट इज SN2। नेक्स्ट रिएक्शन राइट डाउन SN2 मैकेनिज्म। दिस इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको ध्यान से समझना बेटा। SN1 के अंदर हमने 1 डिग्री, SN1 के अंदर हमने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा और वो क्या होता है, स्टेबल। क्लियर? अब SN2 क्या करती है, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड शो करती है। दिस वन CH3H, दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है बेटा, लेट इट बी एक्वस KOH। तो ये हैलोजन इस OH से रिप्लेस हो जाएगा, अगेन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3OH प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, XNK KX। दिस वन, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड द मैकेनिज्म इज SN2। यदि 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन होगी बेटा SN1, और 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन होगी SN2। ओके, इसको नोट करें फिर मैकेनिज्म देखें। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ SN। तो जैसे हमने SN1 को डिस्कस किया था, सारे पॉइंट्स इसमें भी आएंगे बट सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। बेटा जिस तरह से SN1 जो था वो 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ, बट SN2 जो है वो सिर्फ एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? SN was a 2-step reaction, but SN2 is a single step reaction। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने एक बेसिक रिएक्शन ली थी CH3H प्लस KOH will give you CH3OH प्लस KH। ये हमने जनरल रिएक्शन ली है और इसी का मैकेनिज्म देखेंगे। तो बेटा जो हमारी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो कुछ इस तरह से होगी, हैलोजन 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब याद रखना बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में सब कुछ होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट इज मोर फेवरेबल टू अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो न्यूक्लियोफाइल इस बार पीछे से आके अटैक करेगा। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव पीछे से आके अटैक करेगा। तो एक स्टेप रिएक्शन है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, एक स्टेप है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, विच इज द ट्रांजिशन स्टेट C। अब हाइड्रोजन इस तरह से हो चुके हैं, हैलोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और बेटा जो OH है इट इज फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड लाइक दैट। दिस स्टेप इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। गॉट इट? दिस इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, अब ये हैलोजन अलग हो जाएगा और OH पीछे के साइड से जाके जुड़ जाएगा, हैलोजन अलग हो जाएगा और ये जो OH है ये पीछे के साइड से आके जुड़ जाएगा, लाइक दैट। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट बेटा अनस्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा, हालांकि पूरे 5 नहीं है, ये पार्शियल बॉन्ड्स हैं, बट स्टिल इट सीम्स लाइक हैविंग 5 वैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। कार्बन की आमतौर पे क्या वैलेंसी होती है? टेट्रा वैलेंसी। डन। अब ये अनस्टेबल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेप जो है वो क्या रहा होगा? स्लो रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2। SN2 के अंदर क्या होता है, रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसके अंदर लिविंग ग्रुप जो हैलोजन है वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है तो जल्दी से हैलोजन यहाँ से अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा। गॉट इट? अब याद रखना बेटा, इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखना। इफ वी टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें बेटा इन्वर्जन होता है। याद करो SN1 के अंदर दोनों हो रहे थे, SN1 में दोनों चांस थे, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड भी अटैक करता है और बैक साइड अटैक भी करता है, बट SN2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन या फिर रिटेंशन? व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट? इज एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग इन्वर्जन और रिटेंशन? क्या होगा यहाँ पे? इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और रिटेंशन का मतलब जहां से निकला वहीं पे रहेगा। इट इज इन्वर्जन। वेरी गुड, यहाँ पे इन्वर्जन होगा क्योंकि वेरी गुड, इट शुड बी इन्वर्जन क्योंकि हैलोजन यहां से निकला और न्यूक्लियोफाइल पीछे से जुड़ा, दैट मींस दिस इज इन्वर्जन टेक प्लेस। अब बेटा ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और उनका नाम है वॉल्डन। तो दिस इन्वर्जन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो SN2 का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है? इन्वर्जन होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके जुड़ेगा। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग SN2। देखो सबसे पहला पॉइंट देखो तो बेटा इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 जो होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। नोटेड? याद है आपको, ये हमने GOC में डिस्कस किया था कि यदि कोई रिएक्शन के n स्टेप होते हैं तो n ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे, n ही ट्रांजिशन स्टेट होंगे और उससे एक कम इंटरमीडिएट होता है, मतलब n-1 इंटरमीडिएट होंगे, लाइक दैट। नोटेड? तो अब इसको SN1 में लगा के देखो। SN1 कल डिस्कस किया था हमने, 2 स्टेप रिएक्शन थी, तो SN1 में 2 स्टेप है तो बेटा 2 ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे और SN1 में एक इंटरमीडिएट बना था 2-1 is 1। नोटेड? अब SN2 में लगाओ इसको, SN2 एक स्टेप में कंप्लीट होती है तो एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, 1-1 0 इंटरमीडिएट। नोटेड? तो इट इज अ सिंगल स्टेप reaction, no intermediate is formed, no intermediate is formed, no intermediate is formed। third point लिखें, राइट डाउन थर्ड पॉइंट है बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करता है जिसके कारण वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता है। राइट डाउन, in SN2 reaction, nucleophile will attack from backside. In SN2 reaction, nucleophile will attack from backside
and a transition state is formed, and a transition state is formed, and a transition state is formed. A transition state is formed. This is usually unstable. This is usually unstable. This is usually unstable. Readily converted to product. It is usually unstable and readily, R-E-A-D-I-L-Y, readily converted to product. Readily converted to product. नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, थर्ड के अंदर ही राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. इन ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड ब्रेकिंग, in transition state bond breaking and bond formation, in transition state bond breaking and bond formation takes place simultaneously. Bond breaking and bond formation takes place simultaneously. Bond breaking and bond forming takes place simultaneously. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं. तो बेटा यहाँ पे जो रेट ऑफ SN2 होगी, रेट ऑफ SN2 जो होगी ये दोनों के प्रोपोर्शनल होगी. मतलब एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल होगी, तो न्यूक्लियोफाइल की भी कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी. गेटिंग माय पॉइंट? याद करो SN1 की रेट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एल्काइल हैलाइड पे. वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे दोनों पे डिपेंड करेगी. So here, if we remove this proportionality, so there would be a second order rate constant K. This is Rf and this is Nu minus. Like that. Note down the rate of SN2. Rate of SN2 depends on the concentration of. Rate of SN2 depends on the concentration of nucleophile as well as rate of SN2 depends on the concentration of nucleophile as well as alkyl halide. As well as alkyl halide. Clear? इसको नोट करें, राइट डाउन. फिर स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग SN2 रिएक्शन. नोट इट डाउन. एनी डाउट अप टू दिस? बेटा यहाँ तक कोई भी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है सभी को? तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि SN1 के अंदर क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है. गॉट इट? तो बिल्कुल सिंपल है. एक बार आप इनको लिख के याद करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करना बेटा. रफ कॉपी में एक बार आप सारी रिएक्शन के जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है एटलीस्ट उनको आप रफ कॉपी में लिख के ट्राई करें. कुछ एग्जांपल देखें SN2 के. राइट डाउन. carried out SN2 reaction in following. SN2 रिएक्शन करानी है. सबसे पहले देखें CH3Cl NaSH DMS. तो बेटा रिएजेंट में चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नए नए रिएजेंट मिलेंगे. सेकेंड CH3CH2Br NaI एसीटोन. Third, this is CH3CH2Cl and this is NaSCH3 DMS. अभी सारे रिएजेंट के हम सिग्निफिकेंस देखेंगे. फोर्थ वन देखें. फोर्थ is something like that. This is I and this is KCN DMS. KCN DMS. चलिए तो वन बाय वन हम एक एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. अब देखो बेटा ये रिएक्शन जो है ये SN2 है.
यहाँ तो मैंने आपको दे दी, बट एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये SN1 करानी है या SN2 करानी है। एग्जैक्टली CH3SH प्लस NaCl, वेरी गुड, क्लियर। तो कैसे पता चलेगा SN1 होगा कि SN2 एल्काइल हैलाइड? 3 डिग्री होती तो वो SN1 देती, यहाँ पे देखो ज्यादातर 1 डिग्री है। फर्दर याद करो बेटा, SN1 के अंदर सॉल्वेंट किस तरह का था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इजंट इट? SN1 रिएक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो होता है बेटा पोलर प्रोटिक। SN2 में पोलर प्रोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। गोटे, अब देखो कौन कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, इनको आप अलग से लिखते हैं। TPS के एग्जांपल वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एक्सेट्रा, ये होते हैं बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में जरूरी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे SH माइनस आएगा, Na प्लस SH माइनस, न्यूक्लियोफाइल SH माइनस है, अटैक किया, Cl को अलग कर दिया, तो प्रोडक्ट बन गया CH3SH प्लस NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, एसीटोन है, Na प्लस I माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या है? I है, अटैक किया और Br को अलग, CH3CH2 आयोडाइड, क्लियर। अच्छा, इस रिएक्शन का तो आप नाम भी बता सकते हैं, क्या कहते हैं इसको? एनीवन? DMSO will not show any mechanism. DMSO is not showing any mechanism. DMSO is a medium. अभी बताता हूँ कौन कौन से मीडियम। See, what is the name of this reaction? याद करो, एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन बना, नो इट इज नॉट स्वाट, इट इज हेलोजन एक्सचेंज के अंदर 2 रिएक्शन देखी थी हमने, एक थी बेटा स्वाट और दूसरी थी फिंकल-स्टीन। स्वाट से हमने फ्लोराइड बनाए थे, इट इज फिंकल-स्टीन, दिस इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बेटा DMSO का मतलब क्या होता है? DMSO यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्लियर। DMSO पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, पोलर प्रोटिक होगा तो SN1 होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यदि दिख गया तो वहां पे आपको SN1 कराना है। DMSO क्या होता है बेटा? दिस इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं रहता, ये तो एक मीडियम का काम करता है। कोई भी रिएक्शन यदि आप पानी में करा रहे हो तो पानी तो बेटा सॉल्वेंट है, वो थोड़ी रिएक्ट करेगा, तो ये DMSO इज सॉल्वेंट। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, दिस इज DMSO, क्लियर। नेक्स्ट, NaSCH3, Na प्लस होता है, S माइनस CH3, S माइनस जाके अटैक किया, Cl को अलग करेगा, तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 S CH3, लाइक दैट, गॉट इट? CH3 CH2 S CH3, ठीक है। अब देखो लास्ट वन, यहाँ पे फिर से हैलोजन लगा है, DMSO है, ये क्या करेगा बेटा? ये तो सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। K प्लस Cn माइनस, तो विच इज न्यूक्लियोफाइल हियर? Cn माइनस जाके अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे, और आयोडाइड को अलग कर देगा, लाइक दैट। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शन है, बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? ये प्रोडक्ट सही है या फिर ये प्रोडक्ट? वेरी कॉमन क्वेश्चन। एनीवन? SN2 रिएक्शन हो रही है, SN2 के अंदर क्या होता है बेटा? इन्वर्जन, एग्जैक्टली, फर्स्ट वन इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, फर्स्ट वन इज करेक्ट। जो ग्रुप आ रहा है उसके बैक साइड से अटैक होगा, यदि ये बाहर अंदर की तरफ है तो आने वाला ग्रुप बाहर से लगेगा, और यदि ये बाहर होता तो आने वाला ग्रुप किस तरफ लगता? अंदर की तरफ, गॉट इट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन काफी आपको मिलेंगे, तो दिस इज करेक्ट, ये वाला प्रोडक्ट बने, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। जैसे एक और एग्जांपल, दिस वन CH3, चलिए ऐसे बना ले, CH3 एंड दिस इज I, और यहाँ पे बेटा KSH एंड दिस इज DMS,
व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? वेरी सिंपल, बताइए। K+ होता है, S- होता है, न्यूक्लियोफाइल SH है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और हेलोजन को बाहर निकालेगा। अब हेलोजन क्या है बेटा? आयोडाइड, ये यहाँ पे इस कार्बन पे आया और अटैक किया। अब ये बाहर की तरफ है, देखो आयोडाइड बाहर लगा है, तो जो SH- है न्यूक्लियोफाइल अंदर से आके अटैक करा, तो इस बार जो है वो SH अंदर की तरफ जुड़ेगा। दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज समथिंग दिस वन। CS3 डिस्टर्ब नहीं होगा बेटा, CS3 को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ये तो जैसे था वैसा ही रहेगा, बट SH जो है वो अंदर से आके जुड़ेगा, लाइक दैट। क्लियर? इसके ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन। और पर्टिकुलरली SN2 में इसको हम कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। दिस इज वॉल्डन इन्वर्जन। इसको लिखें, फिर डिस्कस करेंगे रेट ऑफ SN2, कौन से रिएजेंट SN2 फास्ट देते हैं और कौन से SN2 को स्लो देते हैं। तो याद रखना बेटा, ये SN2 जहां कहीं भी आए तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले। बस एक बात याद रखो कि बैक साइड अटैक होता है, ग्रुप अंदर लगा है तो आने वाला ग्रुप बाहर की तरफ जुड़ेगा, और ग्रुप बाहर लगा है तो आने वाला ग्रुप अंदर की तरफ। लिखा सभी ने? राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अब SN2 किस केस में फास्ट होगा, किस केस में स्लो होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो सबसे पहला फैक्टर है, ध्यान से समझना कि बेटा एक SN1 SN2 रिएक्शन हमने ली, CH3H, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका हमने न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराया, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया CH3NU और X को अलग कर दिया, लाइक दैट। ये हमने एक जनरल SN2 रिएक्शन ली। क्लियर? अब SN2 रिएक्शन कब आसानी से होगी, समझ लो। X एंड दिस इज X। मान लो इस कार्बन पे क्राउडिंग कम होगी, मान लो ये जो कार्बन है इस पे छोटे छोटे ग्रुप रहेंगे, तो इस न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान रहेगा कि ये पीछे से आके इस X- को अलग कर दे। मीन्स द कार्बन शुड बी लेस क्राउडेड, जितनी कम क्राउडिंग होगी उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। क्लियर? दूसरा फैक्टर क्या होगा, ध्यान से समझना कि बेटा कार्बन पे प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है, जितना ज्यादा कार्बन पे प्लस होगा उतना अच्छे से ये न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन के लिए अटैक इनवाइट कर पाएगा। इजंट इट? पहला फैक्टर क्राउडिंग तो कम होनी चाहिए, दूसरा इस कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए ताकि न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से इनवाइट कर सके और जल्दी से न्यूक्लियोफाइल आके प्रोडक्ट बना दे। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सामने निकल के आए? रेट ऑफ SN2 is directly proportional to positive charge on carbon inversely proportional to steric crowding. Very important. मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं फैक्टर से बनेंगे। क्लियर? तो यदि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है तो SN2 का रेट ज्यादा होगा, यदि कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा हुई तो SN2 का रेट कम हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज सिंपलेस्ट वन, CH3Br, CH3 CH2Br, CH3 CH CH3Br, and this is CH3 CH3 CH3Br। आपको पूछा जाए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कंपेयर द रेट ऑफ SN2, बताओ इन चारों में से सबसे फास्ट SN2 कौन देगा, जिसपे क्राउडिंग सबसे कम होगी? Isn't it? Anyone can tell me which out of these four will give fastest SN2 reaction? Exactly, सबसे पहला वाला, क्योंकि बेटा इसके जो ग्रुप हैं
वो छोटे छोटे ग्रुप हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। यहाँ पे कार्बन पे जो चारों ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन है, मतलब लीस्ट बल्कि क्राउडिंग जीरो है। यहाँ पे देखें तो इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे एक मिथाइल लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगेन थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हैं, एक हाइड्रोजन लगा है। एंड लास्ट वन, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडिंग है बिकॉज ऑफ बल्किटी। दिस इज द मोस्ट क्राउडेड स्ट्रक्चर, मोस्ट crowded structure, and the first one is least crowded structure, least crowded structure. Clear? तो सबसे फास्ट देगा मिथाइल ब्रोमाइड, फिर देगा बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर देगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और सबसे स्लो देगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर? तो ये याद रखना है, जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे SN2 का चांस घटेगा। क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, एक जनरल ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ SN2, इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, इस ऑर्डर को आप नोट कर लें। दैट इज ZCH2X, ZCH2X is greater than reactivity. This is ROCH2X, greater reactivity than THCH2X, is more reactive than 1 degree alkyl halide, more reactive than 2 degree alkyl halide, and least reactive is 3 degree alkyl halide. ये ऑर्डर थोड़ा आपको मदद करेगा। अब ये जेड क्या है, इसको भी लिख लें। जेड हो सकता है बेटा NH2 हो सकता है, जेड एल्डिहाइड हो सकता है, जेड कीटोन हो सकता है। दैट्स इट। इससे आपके सारे रिएक्टिविटी के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? तो देखो ये तो समझ में आ गया, लास्ट के 3 का ऑर्डर समझ में आ गया कि 1 डिग्री ज्यादा होगा 2 से और 2 ज्यादा होगा 3। क्लियर? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है। फिनाइल जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है और इससे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से ये जो RO है ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट के कारण इस पे पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से ये जो जेड है ये भी अपना माइनस आई लगा के इससे पार्शियल पॉजिटिव बढ़ा देगा। तो जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा कार्बन पे उतना ज्यादा रिएक्टिव होंगे। बस ये 3 आपको याद रखने हैं, इसके बाद सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? कौन से 3? सबसे ज्यादा ZCH2X, जेड कुछ भी हो सकता है, अमीन, एल्डिहाइड, कीटोन। इसके बाद ROCH2X, PHCH2X, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर रेट ऑफ SN2। फर्स्ट एग्जांपल जो कल हमने लिया था SN1 में, फिर से उसी को रिपीट कर रहे हैं, बट नाउ यू हैव टू कंपेयर द SN2। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज Br, दिस इज Br, दिस वन इज Br। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में विच इज मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ दिस 3 टुवर्ड्स SN2? विच आउट ऑफ दिस 3 इज मोस्ट रिएक्टिव? एग्जैक्टली यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि 1 डिग्री है। क्लियर? इसको तो हम इसी से कर सकते हैं। तो दिस वन इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री alkyl halide, and this is 3 degree, which is most crowded alkyl halide are least reactive towards SN2। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? यहाँ पे भी ब्रोमाइड बने हैं। अगेन दिस इज 3 डिग्री ब्रोमाइड, isn't it? This is 3 डिग्री ब्रोमाइड। ठीक है, मेंशन कर दिया। 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। ये क्या है बेटा? ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। क्वेश्चन को और अच्छा बनाना तो एक और स्ट्रक्चर बना ले, दिस वन, ये 1 डिग्री। चेक करो, डिग्री समझ में आ रही है सभी को? दिस इज 3 डिग्री alkyl halide, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री,
ये भी 2 डिग्री और लास्ट वाला 1 डिग्री। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 3 डिग्री वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा और 1 डिग्री वाला मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस 2 डिग्री? 2 डिग्री के दो स्ट्रक्चर हैं, तो बताओ कौन सा वाला ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड और थर्ड का? वेरी गुड, थर्ड इज मोस्ट रिएक्टिव। 4 3 2 1। बेटा सेकंड नहीं होगा, ध्यान से देखो, सेकंड में जो बल्कि ग्रुप है वो नजदीक है। सेकंड में देखो क्राउडिंग ज्यादा है, देखो Br ये मिथाइल ग्रुप जस्ट बगल में लगा है इसके। बट थर्ड वाले में देखोगे तो डिस्टेंस कंपैरेटिवली बढ़ गई, तो क्राउडिंग रिलेटिवली घट गई। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज द लीस्ट क्राउडेड एज इट इज 1 डिग्री। Out of second and three, this methyl group is near to second one. That means this is more crowded as compared to this. This or first is the least one. Clear? इसको नोट करें। Any doubt up to this? बताइए। तो ये वाला ऑर्डर थोड़ा सा वीआईपी बेटा, इसको आप अलग से याद रखना। जैसे एक और क्वेश्चन इस ऑर्डर पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज बोर्ड वाला काम तो हो गया। बोर्ड में क्या लिखना होता है बेटा? बोर्ड में सिर्फ मैकेनिज्म लिखोगे और उन पॉइंट्स को आप लिख दोगे, जो हमने 5-6 पॉइंट लिखे हैं उनको यदि आप लिख दोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर? बट आपको मॉड्यूल और नीट के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 CO CH2 Cl CH3 O CH2 Cl CH CH2 Cl and this is CH3 Cl which is most reactive। ये उसी ऑर्डर पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने एक ऑर्डर लिखा था रिएक्टिविटी का, दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन दैट। क्लियर? तो देखो बेटा जेड वाला याद करो, जेड वाला ग्रुप कीटोनिक ग्रुप यदि लगा होगा तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद हमने लिखा था आरओ ग्रुप वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन फिनाइल ग्रुप और लीस्ट रिएक्टिव होगा CH3 Cl लाइक दैट। क्लियर? फर्स्ट वन इज मोस्ट रिएक्टिव। वेरी गुड। तो उस ऑर्डर को तो आप याद रखें। बाकी जो एनसीईआरटी लेवल की प्रॉब्लम है बेटा वो मैक्सिमम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्लियर? तो पहला फैक्टर हमने देखा SN2 कैसे डिपेंड करता है। SN2 is directly proportional to partial positive on carbon, inversely proportional to steric crowding. More the steric crowding, slower will be SN2. Clear? अब देखो दूसरा फैक्टर, rate of SN2 is directly proportional to leaving ability। जितना आसानी से ग्रुप लीव करेगा उतना फास्ट SN2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिले बेटा, दिस इज Cl, दिस इज Br एंड दिस इज I। यहाँ पे पहला वाला फैक्टर फेल है, ना तो स्टेरिक क्राउडिंग वाला लगेगा ना ही कुछ और। तो बताओ विच विल शो फास्टर SN2 रिएक्शन, विच इज बेटर लिविंग ग्रुप? तो आयोडाइड जो है बेटा ये सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है। एग्जैक्टली 3 to 1। थर्ड विल शो फास्टेस्ट SN2। क्लियर? तो ये बॉन्ड सबसे वीक है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा दिस वन। क्लियर? चाहे छोटे स्ट्रक्चर लेते, मतलब इस तरह के कंपेयर करते CH3 Cl CH3 Br CH3I, इनमें भी यही रहता। आयोडाइड आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड लाइक दैट। क्लियर? तीसरा फैक्टर दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन is directly proportional to nucleophilicity।
एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए क्या है ये, व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से समझना। हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, प्रोडक्ट बना देगा RNU और X माइनस को अलग कर देगा, तो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल यदि स्ट्रॉन्ग रहा, न्यूक्लियोफाइल मान लो स्ट्रॉन्ग रहा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अटैक अच्छे से कर सके, इस कार्बन के पॉजिटिव पे अच्छे से जाके अटैक कर सके, तो SN2 फास्ट होगा, इजंट इट? यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहा तो SN2 फास्ट होगा। अब न्यूक्लियोफाइल कब स्ट्रॉन्ग होता है, कब वीक होता है, ये सारी बातें अब डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बेटा आपके नीट में और मेंस में दोनों में स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर? व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी समझो, इट इज टेंडेंसी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ओवर इलेक्ट्रोफाइल। कोटेड, न्यूक्लियोफाइल किस स्पीड से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाउ रेडिली इट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, बस इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, आयन जो है वो अपने न्यूट्रल कंपाउंड से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। आयन जो है वो अपने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है उससे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक तो है वाटर और वाटर का आयन OH माइनस, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? OH माइनस। वेरी गुड। इसी तरह से आपको पूछा जाए कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, दिस इज इथोक्साइड आयन एंड दिस इज इथेनॉल, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल आउट ऑफ दीज टू। जो नेगेटिव होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे इथोक्साइड जो है वो इथेनॉल से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। प्रोटीन, बेटा इनके नाम साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको आगे काम आएगा। तो इट इज इथोक्साइड, जनरली इसको एल्कोक्साइड कहते हैं। एक कार्बन होगा तो मिथोक्साइड, 2 कार्बन तो इथोक्साइड, लाइक 3 कार्बन देन प्रोपोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट वन। पहला फैक्टर क्या हुआ कि जो न्यूट्रल होते हैं वो वीक होते हैं और जो आयंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरे फैक्टर में एक ट्रिक बना देते हैं। देखो सबसे पहले आप इसको डायरेक्ट लिखें फिर ट्रिक की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to size of donor atom। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसकी साइज कितनी है, जितनी बड़ी साइज होगी उतना आसानी से और उतना दूर तक इलेक्ट्रॉन देगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आयोडाइड की साइज बड़ी है, फ्लोराइड की साइज छोटी है, तो कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? जो दूर तक इलेक्ट्रॉन दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, दैट इज आयोडाइड। क्लियर? तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, ये हमारी टीचर ने हमें बताई थी। दिस इज बैंगन या बैगुन, इसी तरह से रीड करो। बिगर एटम गुड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? बिगर एटम गुड न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स जो एटम बड़ा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, RO माइनस RS माइनस, ये ट्रिक है, इसको लिख लेना बेटा पूरा। यदि सिर्फ बैगुन याद रखा तो इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता चलेगा। बैगुन मीन बिगर एटम गुड न्यूक्लियोफाइल, बिगर एटम गुड न्यूक्लियोफाइल, जो एटम बड़ा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एल्कोक्साइड की सल्फोक्साइड? RO माइनस और RS माइनस, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। साइड कंपेयर करो, कौन बड़ा है, ऑक्सीजन या फिर सल्फर? सल्फर यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि सल्फर जो बेटा ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है।
और ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का। दैट मीन मोर द साइज बेटर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी। गॉट इट? यहाँ पे RH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू RO माइनस। तो ये दो तो बहुत ही आसान पॉइंट थे कि आयन जो है वो न्यूट्रल से ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे, और दूसरा जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फ्रॉम एम्स 2011। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ट्राई दिस। इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा SN1 SN2 कुछ भी नहीं था, सिर्फ इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी है। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबसे पहले ये करें, उसके बाद तीसरे रूल के बाद ये क्वेश्चन करेंगे। किस पर? CH3S माइनस, CH3NH माइनस, CH3O माइनस। इसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। OH minus, NH2 minus, and this is CH3CO minus, and this is RNH2। सबसे पहले आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वन टू थ्री, वेरी गुड। साइज से पता चल गया। देखो ये दोनों तो सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के, ये तो याद होगा सभी को। दीज आर बिलोंगिंग टू सेकंड पीरियड बट सल्फर इज बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड। तो सबसे बड़ा तो सल्फर होगा, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद यहाँ पे देखो सेकेंड पीरियड में हमें पता है ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन की साइज बड़ी है ऑक्सीजन से, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। गॉट इट? अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये था एम्स का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले लास्ट रूल पढ़ लिया जाए। तो रूल नंबर 3 क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी का? यदि दोनों ग्रुप से क्वेश्चन नहीं बनता तो तीसरा रूल लगाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to basic strength. Nucleophilicity is directly proportional to basic strength. 4 3 2 1. No, this is not 4 3 2 1. चलिए we are having sufficient time. देखें OH minus, NH2, CH3CO और RNH। ध्यान से समझना। 3 2 4 1 नो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि साइज किसकी बड़ी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ये देखो कि साइज किसकी बड़ी है, विच इज लार्जर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? नाइट्रोजन बड़ा है ऑब्वियसली। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है पीरियड में। जैसे सेकेंड पीरियड में देखो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लाइक दैट। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटेगा, नाइट्रोजन बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है। ये पॉइंट क्लियर? अच्छा यहाँ पे देखो कोई न्यूट्रल है क्या, विच इज न्यूट्रल आउट ऑफ दिस फोर, विच इज न्यूट्रल? एग्जैक्टली फोर्थ वन। तो देखो बेटा न्यूट्रल तो वीक होता है, इसको तो आप साइड में कर दे, दिस इज द वीकेस्ट।
इसको आप सबसे लास्ट में डाल दें, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रल्स आर द वीक न्यूक्लियोफाइल। अब देखो बचे क्या, ये तीनों। अब तीनों में देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बड़ा है और बड़ी साइज पे नेगेटिव आएगा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। दिस इज सेकंड वन इज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, NH2 माइनस सबसे आगे होगा। क्लियर? सेकंड इज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, देन थर्ड, देन फर्स्ट एंड फोर्थ। दिस इज करेक्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो कैसे हुआ, ये न्यूट्रल है इसलिए सबसे वीक, यहाँ पे बड़ी साइज पे नेगेटिव है इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग। तो सेकंड और फोर्थ तो क्लियर हो गया। क्लियर? सेकंड एंड फोर्थ इज क्लियर। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड को देखो, ध्यान से समझना। फर्स्ट है बेटा OH नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, OCH3 यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे माइनस। बट इस CH3 का एक फायदा है। क्या फायदा है? कि ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन देके इस ऑक्सीजन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। CH3 क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आई के कारण ऑक्सीजन के पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सेकंड इज ड्यू टू बिगर साइज, फोर्थ इज लीस्ट ड्यू टू न्यूट्रल, and then out of these two we discuss via the effect of this methyl. Methyl will make this oxygen better better nucleophile. Now tell me, is it clear to all or any doubt in any order? ये clear हुआ बेटा कैसे किया? तो काफी बार white third should be in the first position. See बेटा थर्ड और फर्स्ट में थर्ड को फर्स्ट क्यों नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन है। CH3O माइनस और NH2 माइनस है, लाइक दैट। देखो सबसे पहला बेटा जो इफेक्ट करता है दैट इज साइज। क्लियर? साइज देखी जाती है। पहला था न्यूट्रल और चार्ज वाला, हमने वही देखा इसीलिए इसको वीक पे डाल दिया। दूसरी साइज देखी जाएगी, तीसरी देखी जाएगी बेसिसिटी। क्लियर? तो साइज देखो तो हमें पता है बेटा नाइट्रोजन की साइज बड़ी होती है और ऑक्सीजन की साइज छोटी। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज मोर देन ऑक्सीजन, लाइक दैट। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करेगा तो इट इज मोर चांस दैट नाइट्रोजन विल अटैक बेटर। क्लियर? तो बिकॉज ऑफ लार्जर साइज ऑफ नाइट्रोजन इट विल बी प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन। क्लियर? तो नाइट्रोजन की साइज बड़ी है, इसके कारण नाइट्रोजन को सबसे आगे रखेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से इनके नोट्स को रिवाइज करें और जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे आपको मॉड्यूल मिल गया होगा तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।